स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर ली थी जो एल्कोहल होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। कौन से केमिकल रिएक्शंस के बारे में? उन रिएक्शंस के बारे में जिनमें एल्कोहल के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन होता है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो जब ब्रेक होता है तो कौन सी रिएक्शंस देता है। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जब एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है जब वो ब्रेक होता है तब वो कौन सी रिएक्शंस देगा एल्कोहल, वो बात करते हैं। तो गाइज अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं दिखा है तो प्लीज जाके ये वीडियो जरूर देख लें जिससे आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर रिएक्शंस के अंदर जो पहली आती है वो आती है कि एल्कोहल जो है उसकी अम्लीय प्रकृति। जब यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एल्कोहल जो है वो अम्लीय प्रकृति को शो करेगा। और जब नेचर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल देखते हैं कि वो कैसे एल्कोहल का जो अम्लीय प्रकृति है वो कैसी होती है। एल्कोहल का अम्लीय स्थिरांक Ka की कोटि 10⁻⁻18 होती है। ये तो होती है एल्कोहल की। और बात करूं मैं जल की तो जल का अम्लीय स्थिरांक जो है वो होता है 10⁻⁻16। इसी प्रकार मैं बात करूं एल्काइन का तो एल्काइन का जो अम्लीय स्थिरांक है वो होता है 10⁻⁻15। और अमोनिया की बात करता हूं मैं तो अमोनिया का जो अम्लीय स्थिरांक है वो होता है 10⁻34। यहाँ पे मेरे पास कुछ कंपाउंड के जो अम्लीय स्थिरांक है वो मैंने लिख दिए। यहाँ पर एल्कोहल का 10⁻16 और जो जल है उसका अम्लीय स्थिरांक 10⁻16 और इसका 18। इसका मतलब क्या है? एल्कोहल जो है वो जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल है। एल्कोहल जो है जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल है। लेकिन बात जब मैं एल्काइन और अमोनिया की करूं तो इनका जो अम्लीय स्थिरांक है वो एल्कोहल से ज्यादा है। अम्लीय स्थिरांक की जो कोटि है वो एल्कोहल से ज्यादा है, यानी कि एल्कोहल अमोनिया और एल्काइन से प्रबल अम्ल है। अब एल्कोहल का जो आपेक्षिक अम्लीय क्रम है वो देखते हैं कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा एल्कोहल होगा। जब मैं इनका यहां से देखिए तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक एल्कोहल और मेथेनॉल, ये इनकी जो अम्लीयता है उसका क्रम होता है। एल्कोहल की अम्लीयता का क्रम होता है, यानी कि तृतीयक जो एल्कोहल है वो प्राथमिक एल्कोहल से कम अम्लीय होता है। इनमें सबसे ज्यादा जो अम्लीय है वो मेथनॉल होगा, उसके बाद में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब इसकी अम्लीयता की व्याख्या करते हैं कि कैसे होगा। जैसे यहां पर देखिए मेरे पास तृतीय एल्कोहल, यहां से बात करता हूं मैं द्वितीय एल्कोहल, और ये प्राथमिक एल्कोहल। अब ये बताया जो एल्किल ग्रुप होता है, एल्कोहल के अंदर जो एल्किल ग्रुप होता है उसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब पॉजिटिव जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है जो एल्किल ग्रुप इसका, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये एल्कोहल रिलीजिंग ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है
और ये जो कार्बन है ऑक्सीजन से अटैच है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन पे बढ़ा देंगे। अब ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा करें, यानी कि इस बॉन्ड का जो आयनन है वो कम होगा और इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ उनका विस्थापन हो जाएगा। अब इसका आयनन कम होगा। अब अम्ल क्या होता है, जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन देता है प्रोटॉन देता है वो अम्ल होता है। अब यहां से हाइड्रोजन प्रोटॉन सुगमता से अलग होगा नहीं, यानी कि अब इस बॉन्ड के टूटने की कोई गुंजाइश नहीं है या बहुत कम है। बात करो सेकेंडरी की, तो इसके अंदर जो है वो केवल 2 रिलीजिंग ग्रुप है, यहां से देखिए, यानी कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तृतीयक एल्कोहल की तुलना में कम होगी, यानी कि इस बॉन्ड का जो विखंडन है वो इससे थोड़ी शीघ्रता से होगा, यानी कि प्रोटॉन थोड़ी जल्दी निकलेंगे। बात करूं मैं यहां से प्राथमिक एल्कोहल की, तो इसमें केवल एक ग्रुप है, इसमें 2 है, इसमें एक ग्रुप है, तो यहां से इस बॉन्ड का विखंडन थोड़ा जल्दी होगा, H+ जल्दी निकलेगा। मेथनॉल की बात करूं तो इसमें केवल एक है। अब यहां से जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा और H+ के रूप में प्रोटॉन निकल जाएगा। इस प्रकार जो है वो तृतीयक एल्कोहल सबसे कम अम्लीय होता है और जो प्राथमिक एल्कोहल है वो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। अगर मैं बीटा प्रतिस्थापित एल्कोहल की बात करूं, ये तो बात हो गई साधारण एल्कोहल की, बात करूं बीटा प्रतिस्थापित की। बीटा प्रतिस्थापित यानी कि बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन परमाणु उनको फ्लोरो ग्रुप से मैंने प्रतिस्थापित कर दिया। अब हमें पता है जो फ्लोरीन है, जो हेलोजन ग्रुप है, उसका जो है इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले जो एलिमेंट ग्रुप है, जो एलिमेंट है या फिर स्पीसीज है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इस बॉन्ड के इस तरफ, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि H+ उतनी ही शीघ्रता से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसमें तो एल्किल ग्रुप है जिसका +I इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, तो ये जो प्रोटॉन है कठिनता से निकलेगा। यानी कि अगर बीटा प्रतिस्थापित एल्कोहल की बात करें तो -I इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने से एल्कोहलों की जो अम्लीयता है वो बढ़ती है। ये तो बात हो गई अम्लीयता की। अब अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करने की वजह से जो एल्कोहल है वो कौन कौन सी रिएक्शन देता है वो देखते हैं। आप लोगों ने ये उतार लिया होगा, आप प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बीच में नोट्स बना लेना आपने। जैसे पहली रिएक्शन की मैं बात करूं, वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब एल्कोहल जो है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। कौन से धातुओं के साथ, सोडियम पोटेशियम या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके एल्कोक्साइड का निर्माण करता है। कैसे करता है, जैसे हमें पता है बॉन्ड कौन सा ब्रेक होने वाला है, कौन सी विक्रियाएं बढ़ रही हैं जिनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तब कौन कौन सी रिएक्शन देगा वो पढ़ने वाले हैं। तो यहां से जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से H+ बाहर, सोडियम एल्कोक्साइड। एग्जांपल की बात करते हैं इसकी, यहां से मेरे पास एथिल एल्कोहल है, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये बॉन्ड ऐसे, इस पे माइनस इस पे प्लस, तो सोडियम
जो है इस वाले ग्रुप के साथ साथ में जल का अणु बाहर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरे पास जो है एल्कोक्साइड का निर्माण हो जाता है जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। तो एल्कोहल जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्कोक्साइड का निर्माण करता है। ये रिएक्शन आप लोगों ने उतार लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। एक बार मैं इसे रिमूव कर देता हूं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। एल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। किसकी उपस्थिति में? जो खनिज अम्ल है जैसे सांद्र H2SO4 हो गया या फिर सांद्र HCl हो गया, इसे हम एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां से मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्कोहल हो गया। सांद्र H2SO4 या फिर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो यहां से मेरे पास एस्टर का निर्माण हो जाता है। अब एस्टर का जो निर्माण करता है वो एल्कोहल जो है वो सबसे तृतीयक जो एल्कोहल है वो सबसे ज्यादा करेगा, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। ये इतनी सुगमता से रिएक्शन करते हैं। ये इनकी जो रिएक्शन करने का क्रम है वो है। अब इस बात करें इसके मैकेनिज्म की। जो ये रिएक्शन है जब एस्टर का निर्माण होता है तो उसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। बात करूं मैं मैकेनिज्म की, क्रियाविधि। क्रियाविधि की बात करता हूं। जैसे ये मेरे पास अम्ल हो गया। अब H प्लस जो अम्ल है वो H प्लस देता है। अब यहां से इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो ये यहां पे। बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। तो क्रियाविधि देखिए इसकी। अम्ल है, अब मैंने यहां पे जो अम्ल की उपस्थिति ली थी, अम्ल क्या देगा? H प्लस, इस वाले ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। अब देखिए अम्ल की उपस्थिति चल रही है अपने पास। ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे। अब जो ये कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इसकी वैलेंसी 3 ही कंप्लीट हो रही है, यानी कि ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इस पे करवाते हैं एल्कोहल का अटैक। अब देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहां देखिए यहां ऐड हो जाएगा। अब
यहां से जल का अणु बाहर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर -H2O, यहां से H2O निकल गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये जो है H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन देखिए। अब इस प्रकार से एस्टर का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो ये वाली जो कंप्लीट मैकेनिज्म है, इसके थ्रू जब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां से ये वाली इसकी मैकेनिज्म हमने दे दी है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बात करते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन की, एसिलीकरण। जब एल्कोहल की रिएक्शन अम्ल एनहाइड्राइड या फिर एसिड क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है और इसे हम एसिलीकरण कहते हैं। जैसे यहां पे मेरे पास ये वाला एसिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन मैं एल्कोहल के साथ करवाता हूं, तो यहां से एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो बात हो गई एसिल क्लोराइड के साथ। अगर मैं अम्ल एनहाइड्राइड की बात कर रहा हूं, जैसे ये मेरे पास अम्ल एनहाइड्राइड है और यहां से ये मेरे पास एल्कोहल, तो भी मेरे पास यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एस्टर का। यानी कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, एल्कोहल जो कंपाउंड उसके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, यानी कि ये वाला जो कार्बन है वो इस एसिल ग्रुप के साथ अटैच हो रहा है। यहां पे देखिए, इसकी मैं बात करूं तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा इस वाले कार्बन के साथ ये वाली स्पीसीज, और जो H+ है वो इस वाले ग्रुप के साथ ऐड होके अम्ल के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम एसिलीकरण। अब बात करते हैं जो एल्कोहल है उसके ऑक्सीकरण की, जो नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले मैं बात करूं प्राथमिक एल्कोहल की। क्योंकि जब हम अलग अलग एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं जो प्राथमिक एल्कोहल है उसकी। जब प्राथमिक एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड के अंदर चेंज होगा। आगे जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर चेंज होगा। अब कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उसके अंदर सीधा भी एल्कोहल से चेंज हो सकता है जब ऑक्सीडेशन करवाएं, लेकिन उसके लिए हमें मोर ऑक्सीडेटिव रिएजेंट की आवश्यकता होती है। जैसे जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाऊं तो यहां से एल्कोहल, ये मेरे पास एल्डिहाइड यानी एल्केन के अंदर चेंज हो गया। जब इसका आगे फिर से मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो ये अम्ल के अंदर चेंज हो जाता है। अब ये जो अम्ल के अंदर एल्कोहल सीधा भी चेंज हो सकता है, लेकिन हमें उसके लिए मोर ऑक्सीडेटिव जो रिएजेंट है उनकी आवश्यकता होती है। ऑक्सीडेटिव रिएजेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से काम में लेती है, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, सोडियम डाइक्रोमेट, या फिर बात कर लूं मैं और जो अपने ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है जैसे
पिरिडीन, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस है इनकी प्रेजेंस में हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल की। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, और एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से एल्कोहल कैसे एल्केनेल के अंदर चेंज होता है वो देखते हैं। ये वाले रिएक्शन में मिटा देता हूं। जैसे CH3 CH2OH, ये तो मेरे पास क्या हो गया, एथेनॉल। अब लेते हैं एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, जब इसकी उपस्थिति में हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो देखिए यहां से हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहां से ब्रोमीन यानी कि -HBr, ठीक है। अब यहां से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके पास बच गया। अब यहां से दो प्रोटॉन हाइड्रोजन, यहां से ये वाला जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस वाले के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि यहां से साथ में यहां क्या बच गया, एक इसके पास है एक इसके पास है, यानी कि यहां से मेरे पास मैंने जो क्या लिया था एथेनॉल, एथेनॉल लिया था, वो एथेनॉल के अंदर चेंज हो जाता है, यानी कि यहां से एल्कोहल जो है वो जितने कार्बन परमाणुओं का होगा, कितने कार्बन एटम है इसके अंदर, 2, तो यहां भी संगत कार्बन परमाणु होंगे, यहां भी कार्बन परमाणु कितनी है, 2, यानी कि संगत कार्बन परमाणुओं की संख्या में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा और एल्कोहल जो है वो एथेनॉल के अंदर चेंज हो जाता है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं हम लोग, तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के अंदर जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। चलिए ये रिएक्शन मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए एक बार इसे। अब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं सेरेट कोलिन अभिकर्मक से। सेरेट कोलिन अभिकर्मक क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और जो पिरिडीन है उसका जो मिश्रण है वो सेरेट कोलिन अभिकर्मक कहलाता है। तो यहां से तो एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाता है, यानी कि यहां से जो ग्रुप है वो तो ऐसा का ऐसा होगा, साथ में ये जो ग्रुप है वो CHO यानी कि एथेनॉल के अंदर चेंज हो जाता है, यानी कि एल्डिहाइड जो कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके अंदर चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट है सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, उसके ऑक्सीकरण की। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण की बात हमने कर ली, अब मैं बात करूं द्वितीयक एल्कोहल की। रिएक्शन में बैठा देता हूं, आप लोगों ने नोट कर ली होगी। द्वितीयक एल्कोहल जो है जब हम इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण जब हम करवाते हैं तो हमारे पास एल्केनोन यानी कि कीटोन का फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। और इसका ऑक्सीकरण वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस कहां मिलेंगे, कौन कौन से, एन ब्रोमोसक्सिमाइड हो गया, सोडियम डाइक्रोमेट हो गया, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो गया, जितने भी ऑक्सीडेटिव एजेंट्स हैं रिएक्शंस हैं उनसे हम सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। और सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन का निर्माण होगा यानी एल्केनोन का निर्माण हो गया। अब ये अभिक्रिया जो है यही रुक जाती है, आगे
जो रिएक्शन है वो नहीं होती है, जैसा कि प्राथमिक एल्कोहल के अंदर हुआ था। अब देखिए यहां से मेरे पास द्वितीयक एल्कोहल है। अब मैं बात यहां से इसका जब मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, तो ये जो है एल्केनोन यानी यहां से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां से बात की हमने द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण की। अब जो द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण है उसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकल के आती है, चलिए वो देखते हैं। उसे कहते हैं ओपेनोयर ऑक्सीकरण। जब द्वितीयक एल्कोहल का एल्यूमिनियम, जब द्वितीयक एल्कोहल का एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में एल्केनोन की अधिकता के साथ पश्चवाहन करवाते हैं यानी रिफ्लक्स करवाते हैं, तो एल्कोहल जो है वो कीटोन के अंदर चेंज हो जाता है। कीटोन के अंदर बदल जाता है यानी कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं ओपेनोवर ऑक्सीकरण। रिएक्शन देखते हैं कैसे कंप्लीट होती है। ये जो है इस रिएक्टेंट की उपस्थिति में होने वाला जो ऑक्सीडेशन है वो ही जो उसे ये ओपेनोवर ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहां से देखिए इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। जब द्वितीयक एल्कोहल का हम एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में एल्केनोन की अधिकता के साथ, ये एल्केनोन हो गया, इसकी अधिकता के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। इसे ओपेनोवर ऑक्सीकरण कहते हैं। अब जो द्वितीयक एल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण पोपोफ रूल के अनुसार होता है। अब पोपोफ रूल कौन सा होता है उसकी बात करते हैं। हमने बात की प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण की, द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण की। अब द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण में जो एल्केनोन का निर्माण होता है वो पोपोफ रूल के अनुसार होता है। अब बात कर लेते हैं पोपोफ रूल की। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ, क्योंकि इस बार कॉलेज तो ओपन होने ही रही है, यही नोट्स आपके काम में आने वाले हैं। अब बात करते हैं जो एल्केनोन का ऑक्सीकरण का पोपोफ नियम है उसकी, कि एल्केनोन का जो ऑक्सीकरण होता है तो पोपोफ नियम अप्लाई होता है। वो पोपोफ नियम क्या होता है? एल्केनोन में कार्बोनिल समूह पर उपस्थित जो एल्किल समूह के अल्फा कार्बन परमाणु का ही ऑक्सीकरण होता है। यानी कि एल्केनोन में जो कार्बन परमाणु है उससे जुड़े जो कार्बन परमाणु अल्फा कार्बन परमाणु है उनका ही ऑक्सीकरण होता है। अब बात करें जब अल्फा जो कार्बन परमाणु है, कार्बन समूह पर उपस्थित जो अल्फा कार्बन परमाणु जो है समूह जो है, अगर वो भिन्न है
तो उस अल्फा कार्बन परमाणु का ही ऑक्सीकरण होगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ये मेरे पास एल्केनोन हो गया। जब मैं इसका ऑक्सीकरण करवाता हूं तो वो पोपोव नियम के अनुसार होगा। अब पोपोव नियम क्या कहता है कि एल्केनोन में कार्बोनिल समूह पर, ये कार्बोनिल समूह होगा, इस पर उपस्थित एल्किल समूह के, ये एल्किल समूह हो गए अल्फा कार्बन परमाणु पे, इधर अल्फा हो गया, इधर इस पे जो कार्बन परमाणु है उनका ही ऑक्सीकरण होगा, इन दोनों का ही ऑक्सीकरण होगा, या तो फिर इसका होगा या फिर इसका होगा। अब अगर सेम है दोनों, अगर यहाँ पे अगर ये मेथिल ग्रुप की जगह मेथिल ना होके यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन होता तो दोनों अल्फा परमाणु समान है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां से हमने एक हाइड्रोजन का रिमूव इस एल्किल ग्रुप के द्वारा कर दिया। अब दोनों अलग अलग एल्किल ग्रुप हो गए, तो कौन से वाले का ऑक्सीकरण होगा वो पोपोव नियम के अनुसार होता है। अब कार्बोनिल समूह पर उपस्थित जो एल्किन समूह है वो भिन्न है, इधर भी एल्किल समूह जो भिन्न है, तो उस एल्किल समूह के, ये दो एल्किल समूह, उस अल्फा कार्बन परमाणु का ऑक्सीकरण होगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। यानी कि इस पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और इस वाले कार्बन का जो है ऑक्सीकरण होगा। यानी इस वाली जो स्पीशीज का है ऑक्सीकरण होगा और हमारे पास जो अम्ल का निर्माण हो जाता है। यहां से जो एल्केनोन का ऑक्सीकरण है उसमें पोपोव नियम इस प्रकार से अप्लाई होता है। अब ये तो बात हो जाती है जब अल्फा कार्बन परमाणु पर जो उपस्थित एल्किल समूह है उनमें अगर भिन्न समूह है और भिन्न समूह है तो कौन से कार्बन परमाणु का होगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो कम हो। अगर मैं बात करूं कि जो एल्किल समूह है वो भी भिन्न है और हाइड्रोजन परमाणु है वो सेम है, तब कौन से कार्बन पर अल्फा कार्बन परमाणु का ऑक्सीकरण होगा वो देखते हैं। एक बार इतना इतना आप लोग नोट कर लीजिए नोटबुक के अंदर जो पोपोव नियम है, नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे रिमूव कर देता हूं। आप बीच में वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। अब देखिए ये तो बात हो जाती है जब हाइड्रोजन परमाणु बिना जो है एल्किल समूह है और भिन्न जो एल्किन समूह है उनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, उस कार्बन परमाणु का ऑक्सीकरण हो जाता है। अब मैं बात करूं अगर जो कार्बोनिल समूह है उससे जुड़े जो अल्फा कार्बन परमाणु है और उससे जुड़े जो एल्किल समूह है उन पर अगर समान हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो तो कौन से कार्बन परमाणु का कौन से ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं एक, अभी यहां देखिए एल्केनोन है, इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, एल्किल ग्रुप भी चेंज है, भिन्न है और साथ में जो अल्फा कार्बन परमाणु है उस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की भी संख्या इधर भी दो इधर भी दो है, तो कौन से। अब जो पोपोव रूल जो है वो क्या कहता है देखती, यहां से पोपोव रूल के अनुसार जब जो कार्बोनिल समूह है उससे जुड़े जो अल्फा कार्बन परमाणु वहां पे अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सेम है तो कार्बोनिल समूह उस कार्बन परमाणु के साथ अटैच रहता है जिस साइड कार्बन परमाणु की संख्या कम हो। यानी इस एल्किल ग्रुप पे कार्बन परमाणु की संख्या कम है तो यहां से इस वाले कार्बन का फिर से ऑक्सीकरण होगा। ये जो एल्किल समूह है वो इस वाले ये जो कार्बोनिल समूह है इस वाले एल्किल समूह के साथ ही अटैच रहता है। तो हमारे पास यहां से ये एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से एल्केनोन का जो ऑक्सीकरण होता है उसमें पोपोव रूल जो है अप्लाई होता है। और पोपोव रूल कैसे अप्लाई होता है मैंने आपको यहाँ पे इजीली डिराइव कर दिया है। आप लोग रिएक्शन उतार लीजिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपनी उसकी, जो तृतीयक जो एल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण कैसे होता है वो देखते हैं। इसे मैं रिमूव कर देता हूं। अब मैं बात करूं तृतीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण की। तो तृतीयक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो उदासीन एवं क्षारीय विलायक में तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण काफी कठिनता से होता है, लेकिन अम्लीय विलायकों की उपस्थिति में तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण इजिली हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है।
और जब तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण हम करवाते हैं तो एल्केनोन और कार्बो एल्केनोइक अम्ल जो है उनका एक मिश्रण प्राप्त होता है और उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्कोहल से कम होती है। एग्जांपल देखिए, ये मेरे पास ट्रसरी एल्कोहल, जब मैं इसका ऑक्सीकरण करवाता हूं अम्लीय विलायक की उपस्थिति में, अम्लीय मीडियम में करवाता हूं मैं, तो ये एल्केनोन और यहां से ये एल्केनोइक अम्ल का मेरे पास एक मिश्रण प्राप्त हो जाता है। और जब हम फेंटेन अभिक्रमक की उपस्थिति में जब तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्कोहल का द्विलिकीकरण हो जाता है और डाइवोल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं जो एल्कोहल की नेक्स्ट रिएक्शन है उसकी। ये तो बात हो गई ऑक्सीकरण की, हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण देख लिया। अब विहाइड्रोजनीकरण, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण देखते हैं। देखिए, जब हम एल्कोहल का कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन पर जब एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो जो प्राथमिक एल्कोहल है वो एल्केनेल का निर्माण करेगा, जो द्वितीयक एल्कोहल है वो किसका निर्माण करेगा, एल्केनोन का। लेकिन जो तृतीयक एल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण उसका विहाइड्रोजनीकरण न होकर के उसका निर्जलीकरण होता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। यहां से ये मेरे पास प्राथमिक एल्कोहल, ये तो बात हो जाती है प्राथमिक एल्कोहल की। तो मैंने क्या होता है कि जो प्राथमिक एल्कोहल वो एल्केनेल का निर्माण करेगा। यहाँ पे एक दो हाइड्रोजन है तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन है और यहां से ये वाला प्रोटॉन, जहां से प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएंगे और एल्केनेल यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जितने कार्बन परमाणु इसमें है उतने कार्बन परमाणु एल्केनेल के अंदर होंगे, यानी कि संगत कार्बन परमाणु के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करूं मैं द्वितीयक की, जो द्वितीयक एल्कोहल है उसका विहाइड्रोजनीकरण कैसे होगा। उत्प्रेरक सेम है 573 केल्विन, यहां से ये वाला हाइड्रोजन, यहां से ये वाला, ये सेकेंडरी एल्कोहल हुआ तो यहां से H2 निकल गया और एल्केनोन का फॉर्मेशन। यहां से जब ये बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये टूटा तो एक इसके पास, एक इसके पास, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाते हैं। अब मैं जब बात करूं तृतीयक एल्कोहल की तो देखिए, यहां से क्या हो रहा था, जब प्राथमिक और द्वितीयक की बात कर रहे थे तो देखिए, जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोक्सी ग्रुप एड है वहां पे एक कार्बन परमाणु उपस्थित था जिसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित था जिसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था, इस वाले हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रहा था। दोनों के अंदर एक एक जो है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, लेकिन इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। यहाँ पे सीधा ही केवल ही कार्बन परमाणु है और इसके साथ केवल 3 एल्किल समूह है जो एड है। अब यहां से ये वाला हाइड्रोजन तो निकल जाएगा, लेकिन यहां से एक और इसे हाइड्रोजन नहीं मिल पाएगा, इस वजह से इसका हाइड्रोजनीकरण न होकर अब यहां से जो एल्किल समूह है यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वो निकलेगा और यहां से जो एल्किल समूह, ये हाइड्रोक्सी समूह है वो रिमूव होगा और जल का अणु बाहर निकल जाएगा। साथ में हमारे पास एल्कीन का निर्माण हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित न होने की वजह से इसका जो हाइड्रोजनीकरण न होकर किसका निर्माण होता है, निर्जलीकरण होकर एल्किन का निर्माण हो जाता है। अब ये तो बात हो गई हाइड्रोजनीकरण की। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कोहल की, उसकी बात करते हैं। आप लोग रिएक्शन नोट करते जाइए। हमने देख लिया जो हाइड्रोजनीकरण पर जो अलग अलग एल्कोहल है वो अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। जो एल्कोहल है वो अकार्बनिक अम्लों के साथ रिएक्शन कैसे करता है। एल्कोहल अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। एल्कोहल जो है अकार्बनिक अम्लों के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, ये मेरे पास एथिल एल्कोहल, यहां से नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल अकार्बनिक अम्ल। अब जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो एथिल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, साथ में जल का अणु बाहर निकल जाता है। ये एथिल, ये एक लवण है। तो एल्कोहल जो है कार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। अब जो लास्ट अपनी रिएक्शन बच गई है एल्कोहल की, वो देखते हैं। एल्कोहल हेलोजन जो है उनके साथ अभिक्रिया करके एलोफोम अभिक्रिया देते हैं। देखिए कैसे देते हैं। अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया देख लिया हमने। अब बात करते हैं अब जो लास्ट रिएक्शन बची है एल्कोहल की, वो देखिए। एल्कोहल हेलोजन के साथ अभिक्रिया कर हेलोफोम का निर्माण करते हैं। इसे हेलोफोम अभिक्रिया कहते हैं। जिस एल्कोहल के अंदर ये वाला समूह है वो ये रिएक्शन देते हैं, और जिन एल्कोहल के अंदर ये समूह है होगा वो ये रिएक्शन देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां से ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है इस वाले एल्कोहल के अंदर। तो जब मैं रिएक्शन करवाता हूं हेलोजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, तो यहां से मेरे पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, यहां से ये वाला हाइड्रोजन और यहां से ये वाला हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन इनके मध्य H+ के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो यहां से इस पे एक इलेक्ट्रॉन, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके -2HCl का अणु बाहर निकल जाएगा। अब यहां से देखिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास, दोनों रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेंगे और इस वाले स्पीशीज का निर्माण हो जाता है। अब यहां से देखिए, मैं लेता हूं फिर से एलोजन लेता हूं, हेलोजन लिया। अब यहां से देखिए, मैंने 3 हेलोजन जो है मॉलिक्यूल है, 3 अणु ले लिए उसके, यहां से ये तीनों हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में बाहर निकल जाएंगे और इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो यहां से जो 3 क्लोरीन परमाणु वो 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ रिएक्ट करके फिर से -3HCl। अब यहाँ पे 3 और क्लोरीन परमाणु बच गए,
वो देखिए इस वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन हमारे पास हो जाते हैं। अब इसके रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से करवाते हैं तो हिलोफोम जो है उसका निर्माण हो जाता है। यहां से ये वाला जो हाइड्रोजन है, जब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास, यहां से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इसके पास एक इसके पास, ये जो हाइड्रोजन है वो इस वाले स्पीशीज के साथ ऐड हो जाता है और क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। इसे हम हिलोफोम अभिक्रिया कहते हैं। और साथ में इस वाले एसिल ग्रुप के साथ ये वाला ग्रुप ऐड हो जाता है और इस वाली ये वाला जो सब प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से हेलोफोम अभिक्रिया करके जो एल्कोहल है वो हेलोफोम का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार का हम हेलोजन लेंगे उसी प्रकार का हेलोफोम बनेगा। यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया तो यहाँ पे क्लोरोफोम का निर्माण होगा। अगर हम यही आयोडीन लेते तो आयोडोफोम का निर्माण होता। इस प्रकार से ये जो इंडस्ट्री के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रोडक्ट है उनका फॉर्मेशन भी एल्कोहल के थ्रू किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देख लिया जो एल्कोहल की एसिडिक जो प्रॉपर्टीज है, साथ में कौन कौन सी रिएक्शंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होने पर एल्कोहल देगा, वो सारी की सारी रिएक्शंस हमने देख ली है। साथ ही एल्कोहल का एसिडिक नेचर प्लस ऑक्सीडेशन भी इस वीडियो के अंदर देख लिया है।